ओके। तो नेक्स्ट पैरासाइट जो है वो है टेट्राहाइमीना यूरेनीमा। ठीक है। ये भी एक ऐसा पैरासाइट है जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। और यूरोनीमा इसका जो नाम है वो भी मेरीन स्पीशीज की वजह से है। ये भी सिलिएटेड है। ठीक है। कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ विजिबल स्किन एंड स्किन अल्सरेशन। ठीक है। यानी कि फिश की बॉडी में जब ये पेनिट्रेट करता है तो फिश में उसके गिल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है और उसकी स्किन जो है उसको ज्यादा अफेक्ट करता है और सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है। ठीक है। और जब ये फिश की बॉडी में जाता है तो डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है उसकी स्किन के ऊपर टाइनी वाइट स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी स्किन में स्लगिंग, उसकी मतलब उसकी जो स्किन है वो उतरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और गिल्स माल फॉर्मेशन, गिल्स जो लैमिना है वो डीफॉर्म हो जाते हैं, एट्रोफी कॉज कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है ड्रॉप्सी कॉज कर सकते हैं। उसकी जो बैली है, उसका एब्डोमेन है, उसके अंदर एक्सेस वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है, फिल हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो टेट्राहाइमा है, टेट्राहाइमीना, समटाइम्स इसको हम गप्पी किलर भी कहते हैं, गप्पी सिकनेस भी कहते हैं। ये एक ऐसा पैथोजन है जो कि ज्यादातर चैचलिड को, गपीज को और लाइव बैरियर्स को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। it has also been reported that this parasite live in aquatic organic waste। ठीक है। यानी कि ये किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है, इक्वेटिक ऑर्गेनिक वेस्ट के जरिए भी ये फिश की बॉडी में जा सकता है। ठीक है। क्योंकि इसका वही हैबिटेट है। इसके अलावा ये ओडिमा कॉज करता है, लेसरेशंस कॉज कर रहा है ये। ठीक है। कॉर्निया यानी कि जिसकी आई है उसको अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है। ठीक है। मसल्स को अफेक्ट करता है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो कि ये पैरासाइट फिश की बॉडी में एंटर होने के बाद ये फिश में शो कर रहा होता है। ठीक है। अब आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के जरिए भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। वेट माउंट एग्जामिनेशन के जरिए भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस पैरासाइट को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है। और अगेन के हम अगर हमने रैपिड उसको क्योर करना है तो हम एंटीबायोटिक की तरफ ही जाएंगे ताकि बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी ना हो। ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म इसको यूज करना है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी एंटीबायोटिक जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती। उसकी अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है। उसकी रीजन जो है वो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया है कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं और ह्यूमंस जब इसको कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमंस की बॉडी में जाके ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमने एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो कि वैक्सीन हो सकती है, प्रोबायोटिक्स हो सकते हैं। ठीक है। वो यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके फार्म के अंदर, आपके एक्वेरियम में बहुत ज्यादा एकदम से फिश में ये सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं तो फौरन से, क्योंकि जो प्रोबायोटिक है, वैक्सीन है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और एंटीबायोटिक जो है ये हाईली इफेक्टिव तो है लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो इसलिए फौरन से आप इसको क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो इस पे आप रिलाई ना करें। देन द नेक्स्ट पैरासाइट इज क्रिप्टोकैरियोनोसिस। ठीक है। ये भी एक ऐसा पैरासाइट है जो कि फिश में डिजीज स्प्रेड कर रहा है और इसको कॉमनली हम वाइट स्पॉट सिकनेस भी कहते हैं। और ये क्रिप्टोकैरियोन पैरासाइट की वजह से इसलिए हम इसको क्रिप्टोकैरियोनोसिस कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये फिश जो है इस पैरासाइट से अफेक्टेड नजर आ रही है। ठीक है। ओके। फिजिकली अगर हम देखें तो ऐसे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिश और इसमें कोई डिजीज नहीं है, उसमें कोई पैरासाइट नहीं है, बट ये जो वाइट स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये पैरासाइट ही है जो कि फिश की बॉडी में पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसके क्लिनिकल साइन क्या हैं? सबसे पहले तो ये फिश की बॉडी के ऊपर व्हाइट और ग्रे मार्क अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर, इसकी गिल्स के ऊपर एनोरेक्सिया नर्वोसा स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि फिश में उसकी जो हैबिटेट है वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें लिथार्जी है। ठीक है। स्विमिंग अब नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। और सम टाइम जो है वो फिश ये जो इरेटर्स होते हैं उसकी तरफ बहुत रैपिडली जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, सरफेस के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसकी बॉडी का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसकी आई प्रोट्रूड कर जाती है, बाहर की तरफ होती है और एक्सेस म्यूकस जो है वो सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो है एक्सेस म्यूकस जो है वो किसी भी पैरासाइट, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस की वजह से हो सकती है, क्योंकि फिश जब स्ट्रेस की कंडीशन में होगी म्यूकस तो होगी ही होगी। और ये पहला उसका साइन है कि वो फिश इज नॉट इन गुड कंडीशन और वो स्ट्रेस की कंडीशन में है और वहां पे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को ठीक करने की जरूरत है, या फिर कोई पैरासाइट है या फिर कोई वहां पे बैक्टीरिया है जिसको इलिमिनेट करने की जरूरत है। तो म्यूकस जो है वो तो हर किसी पैरासाइट में अपेयर होगी ही।
ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया गया उसके गिल्स का, किस तरीके से ये गिल्स को अफेक्ट कर रहा है और उसमें ये सिम्टम्स अपीयर हो रही है। ठीक है। अब इसको आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप के जरिए आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं, और स्फेरिकल पैरासाइट्स मूविंग इनसाइड द होस्ट एंड म्यूकस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी कुड बी सीन। ठीक है, यानी कि जैसे उसकी बॉडी के ऊपर ही आपको नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं। ठीक है, तो वो जो पैरासाइट है वो आधा तो फिश की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट है और कुछ इसका जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ ही है। तो आप विजिबली मतलब नेकेड आई से भी आप उसको देख सकते हैं, उसको रिमूव करवा सकते हैं। प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो फिश शुड बी, लेकिन कॉपर सल्फेट का हमेशा हम बात देते हैं, कभी भी हम ओरली और उसकी बॉडी की में जो है वो इंजेक्ट नहीं कर सकते, ना ही ओरली उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप बात दे सकते हैं 5 to 7 डेज के लिए। ठीक है, और ये बात रिपीट होता है कुछ डेज के बाद। लेट्स से कि अगर आपने फिश को बात दिया है, ठीक है, उसके बाद ये क्योर नहीं करे, तो आफ्टर 7 डेज यू कैन रिपीट दैट बात। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो फिश है वो क्योर कर जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग पैरासिटिक डिजीजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।